हेलो एवरीवन, आई एम शिखा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड की फोर्थ वीडियो है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट, चार्गाफ रूल एंड डीएनए की स्टेबिलिटी, आरएनए की स्टेबिलिटी, ये सब। आज हम कवर करने वाले हैं डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन मतलब क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का डीनेचुरेशन होना। इट मीन्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड, स्टैकिंग बॉन्ड, ये सब, इन सब का ब्रेकेज हो जाना और वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाना। इट मीन्स डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाना। नॉन कोवलेंट बॉन्ड जो हमारे हाइड्रोजन एंड स्टैकिंग बॉन्ड है, ये ब्रेक हो जाना और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कन्वर्ट हो जाना सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में। इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन होना। जो एजेंट्स जो डीनेचुरेशन कराते हैं, चाहे वो कोई कंडीशन हो, चाहे वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट हो, चाहे वो इंटरनल एनवायरमेंट हो, उनको डीनेचुरिंग एजेंट बोलते हैं। हमारे डीनेचुरिंग एजेंट टू टाइप्स के होते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं। केमिकल में जस्ट लाइक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यूरिया। फिजिकल में टेम्परेचर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैसे डीनेचुरेशन कराते हैं, कैसे डबल स्ट्रैंड को हमारे सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इंक्रीज कर देते हैं सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजनस बेसिस की, जिसकी वजह से स्टैकिंग इंटरेक्शन डिक्रीज हो जाता है और ब्रेकेज हो जाता है। जिसकी वजह से, क्योंकि नाइट्रोजनस बेसिस की वजह से तो स्टैकिंग इंटरेक्शन होता है, जब नाइट्रोजनस बेसिस ही डिसॉल्व होने लगेंगे, सॉल्युबल होने लगेंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, तो स्टैकिंग इंटरेक्शन डिक्रीज हो जाएगा। और जो बॉन्ड है, जो हमारा स्टैकिंग इंटरेक्शन डिक्रीज हो जाएगा, तो ऑब्वियसली स्टैकिंग इंटरेक्शन जो है वो मेजर रोल प्ले करता है, वो डिक्रीज हो जाएगा, तो हमारा डीएनए का मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। सेकेंड आता है हमारा यूरिया। यूरिया कैसे हमारा डीनेचर करता है डीएनए को। यूरिया दो टाइप के बॉन्ड को अफेक्ट करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड को। हाइड्रोजन बॉन्ड को ये कैसे अफेक्ट करता है? ये कॉम्पीट करता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, ये कॉम्पीट करता है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड को अफेक्ट करता है। एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड को कैसे अफेक्ट करता है? ये सॉल्वेंट का नेचर ही चेंज कर देता है। जब वाटर ही नहीं रहा, सॉल्वेंट का नेचर ही चेंज हो गया, तो हमारा क्या होगा? हमारा हाइड्रोफोबिक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से डीनेचुरेशन हो जाता है। टेम्परेचर तो ऑब्वियसली डीनेचुरेशन करता ही है, टेम्परेचर तो मेल्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता ही है। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन ब्रेक हो जाते हैं और डीएनए मेल्ट हो जाता है। जब हमारा हाफ डीएनए मेल्ट होता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट डीएनए का। जब हमारा ये जो हमारा डीएनए है, हमारा हाफ डीएनए हमारा मेल्ट हो जाता है, हाफ डीएनए बाइंड होता है, हाफ डीएनए मेल्ट हो जाता है, इस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट डीएनए का। टीएम मेल्टिंग पॉइंट दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर पे, इंट्रिंसिक फैक्टर पे। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा डीएनए का, ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर पे, इंट्रिंसिक फैक्टर पे। एक्सट्रिंसिक फैक्टर आयनिक स्ट्रेंथ, इंट्रिंसिक फैक्टर जीसी कंटेंट। एक्सट्रिंसिक है मतलब एनवायरमेंट की बात हो रही है, आयनिक स्ट्रेंथ क्या है हमारी एनवायरमेंट की, और हमारा पीएच क्या है एनवायरमेंट का, और हमारा पीएच क्या है एनवायरमेंट का, इन पे डिपेंड करता है। एक तो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर पे, कि डीएनए के अंदर जीसी कंटेंट कितना है, उस पे भी डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट। जीसी कॉन्फॉर्मेशन पे कैसे डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट? इफ जीसी कंटेंट हाई होगा, जीसी कंटेंट हाई होता है तो बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन हाई होते हैं। जब इंटरेक्शन ही हाई है तो हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो हो जाएगा, मीन्स डीएनए ज्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट होगा, मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई हो जाएगा। जब हमारा जीसी कंटेंट ही हाई है, ज्यादा इंटरेक्शन होंगे, अच्छे इंटरेक्शन होंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, डीएनए हाई टेम्परेचर पे जाके मेल्ट करेगा। ओके, सेकेंड आता है हमारा एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में पहले आता है हमारा आयनिक स्ट्रेंथ। होता क्या है, हमारे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पे नेगेटिव चार्ज होता है। किसकी वजह से? फॉस्फेट की वजह से इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। बट जैसे ही आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, तो ये आयंस जो है वो बाइंड होते हैं हमारे किस पे? नेगेटिव चार्ज पे, और नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये मोर स्टेबल हो जाता है। टीएम जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है, एक एक्सटेंट तक ये कर सकता है। जैसे ही Na पॉजिटिव आई हो रहे हैं, टीएम भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, बट एक एक्सटेंट तक जाके इफ Na पॉजिटिव बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, तो हर जगह पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है।
अब क्या होता है हमारा, जब बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो हमारा एक तो एक दूसरे को ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपेल करने लगते हैं। सेकेंड कंडीशन आती है कि सारा का सारा जो हमारा हाइड्रोफोबिक फोर्स था वो हमारा डिग्रेड हो जाता है। कैसे? बिकॉज अब वाटर की जगह किसने ले ली है? आयंस ने। अब वाटर की जगह किसने ले ली है? आयंस ने। जब वाटर की जगह आयंस आ गए हैं तो हमारा H2O कम हो गया है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन जो है वो कम हो गया है। और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन किसका पार्ट था? स्टैकिंग इंट्रैक्शन का। स्टैकिंग इंट्रैक्शन कम हो गया है तो बहुत ज्यादा अमाउंट ज्यादा हो गई तो टीएम डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स जैसे जैसे आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी स्टार्टिंग में तो टीएम इंक्रीज होगा, बिकॉज हमारे आयंस जो है वो यहाँ आके अटैच हो जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, वो अब रिपेल नहीं करेंगे। बट जैसे ही बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो एक तो ये चीज हो जाएगी कि सब में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो फिर से एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे। सेकेंड कंडीशन आएगी हमारी कि हमारा क्या होता है, जो हमारी वाटर था उसको रिप्लेस कर दिया किसने? आयंस ने। अब वाटर की जगह आयंस आ गया है, फ्री H2O कम हो गया है। फ्री वाटर जो था हमारा, आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से फ्री H2O कम हो गया है, फ्री वाटर कम हो गया है, जिसकी वजह से हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन डिक्रीज हो गए हैं। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन किसका पार्ट है? स्टैकिंग इंट्रैक्शन का पार्ट है। स्टैकिंग इंट्रैक्शन डिक्रीज हो गया है, स्टैकिंग इंट्रैक्शन डिक्रीज हो गया है, इट मीन्स हमारा अब मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया है। तो स्टार्टिंग में जब हमारे आयनिक कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है हमारा, तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। पर जैसे आयनिक कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। आयनिक स्ट्रेंथ भी हो गई। अब आता है पीएच। पीएच पे कैसे डिपेंड करता है? क्या होता है, जब हमारा पीएच इंक्रीज होता है, पीएच इंक्रीज होता है तो हमारा जब पीएच बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है हमारा, तो डीप्रोटोनेशन होने लगता है। डीप्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन उसमें से निकलने लगते हैं। जब डीप्रोटोनेशन होने लगेगा तो डीप्रोटोनेशन होने की वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से डीनेचुरेशन हो जाता है। और जब हमारा बहुत कम पीएच हो जाएगा तो प्रोटोनेशन होने लगेगा, जिसकी वजह से अगेन बेस पेयरिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ज्यादा पीएच और लो पीएच भी हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं डीनेचुरेशन करने में। अब आता है हमारा डीनेचुरेशन हुआ तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज हुई। जब डीनेचुरेशन हुआ, डीएनए डबल स्ट्रैंड था फिर सिंगल स्ट्रैंड बन गया, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो गई? एक तो बॉयंट डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। पहले बॉयंट डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, अब बॉयंट डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। डेंसिटी जो है हमारी वो डिक्रीज हो जाती है। विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है। ऑप्टिकल डेंसिटी एब्जॉर्बेंस इंक्रीज हो जाता है। और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी इंक्रीज हो जाता है। ऑप्टिकल डेंसिटी और एब्जॉर्बेंस क्यों इंक्रीज होता है? बिकॉज पहले डीएनए था हमारा और अब डीएनए हो गया है ऐसे। तो जो एरोमेटिक रिंग की वजह से ही तो ऑप्टिकल डेंसिटी और हमारी एब्जॉर्बेंस होता है। एरोमेटिक रिंग जो थी वो स्टैक करती थी एक दूसरे को, इसी वजह से बहुत कम हमारा ऑप्टिकल डेंसिटी थी। बट जैसे ही डीनेचुरेशन हुआ तो अब एक दूसरे को वो स्टैक नहीं कर रही है। अब जो एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है वो अनस्टैक फॉर्म में प्रेजेंट है। कोई कहीं प्रेजेंट है, कोई कहीं प्रेजेंट है, अनस्टैक फॉर्म में प्रेजेंट है। जब वो अनस्टैक फॉर्म में प्रेजेंट है हमारी, तो एब्जॉर्बेंस इंक्रीज हो जाएगा। और एब्जॉर्बेंस का इंक्रीज होना डीनेचुरेशन होने पर इसको बोलते हैं हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्यों इंक्रीज हो जाता है? बिकॉज अब डीएनए एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ गया तो वो इजिली सेडिमेंट हो जाएगा, इसलिए सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इंक्रीज हो जाता है। विस्कोसिटी कम हो जाती है एंड बॉयंट डेंसिटी भी कम हो जाती है। ओके, एब्जॉर्बेंस इंक्रीज हो जाता है, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट बोलते हैं। अब जो एब्जॉर्बेंस होता है हमारा डीएनए में एरोमेटिक रिंग के थ्रू, इस एब्जॉर्बेंस का सिग्निफिकेंस क्या है? इस एब्जॉर्बेंस से हमें कैसे हेल्प मिल सकती है? एब्जॉर्बेंस का सिग्निफिकेंस ये है कि उससे हम डीएनए को और आरएनए को, न्यूक्लिक एसिड को क्वांटिफाई कर सकते हैं। उसकी हम क्वांटिटी का पता लगा सकते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से। इफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए 50 माइक्रोग्राम पर ml होगा तो वो ऑलवेज 260 नैनोमीटर पे 1 यूनिट ही एब्जॉर्ब करेगा। इफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्योर होगा 33 माइक्रोग्राम पर ml, तो हमारा वो 1 यूनिट एब्जॉर्ब करेगा 260 नैनोमीटर पे। और इफ आरएनए प्योर होता है तो वो 40 माइक्रोग्राम पर ml पर 1 यूनिट एब्जॉर्ब करता है। तो हम प्योर डीएनए की यूनिट मेजर करके कि वो कितना यूनिट डीएनए एब्जॉर्ब कर रहा है, उससे हम उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। हम उसकी प्योरिटी भी चेक कर सकते हैं। प्योरिटी कैसे चेक कर सकते हैं?
इफ 260 पर एब्जॉर्बेंस एंड 280 पर एब्जॉर्बेंस का रेशियो 1.8 आ रहा है, इट मीन्स प्योर डीएनए है। और किसी आरएनए को लिया हमने, उसमें उसका 260 का एंड 280 का जो रेशियो है वो 2 आ रहा है, इट मीन्स प्योर आरएनए है। इट मीन्स जो हमारा आरएनए है उसका ज्यादा हमारा एब्जॉर्बेंस का रेशियो होता है। सो इफ डीएनए का रेशियो 1.8 से ज़्यादा आ रहा है तो इन दोनों का रेशियो 1.8 से ज्यादा आ रहा है तो हम समझ लेंगे उसमें आरएनए का कंटाम है। कंटामिनेशन किसका है? आरएनए का। क्यों? बिकॉज आरएनए का जो एब्जॉर्बेंस रेशियो है 260 टू 280 नैनोमीटर वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डीएनए। एंड इफ कम आ रहा है तो प्रोटीन है। तो ऐसे हम क्वांटिफाई कर सकते हैं हमारा डीएनए को। एब्जॉर्बेंस का ये सिग्निफिकेंस है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।